बार सुनोगे ना, उसमें वो बार बार चीजें क्लियर होगी, क्योंकि अगर बेसिक नहीं है तो आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं। तो हमें उम्मीद करते हैं कि शुरू की चीजें आपने याद कर ली होंगी, जैसे नवग्रह ना, नवग्रह मालूम ही होंगे आप लोगों को, मालूम है? नौ में तो नौ ही तो है। अब नवग्रह में तो आप संडे मंडे याद है तो 7 ग्रह तो यही हो गए, और राहु केतु हो गया, नवग्रह पक्के हो गए आप ना। तो ज्योतिष में हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट ये है कि ज्योतिष वेदों की आंख है, और ज्योतिष को केवल ईश्वरीय कृपा से प्राप्त किया जाता है। तो इसका मतलब है, हम बार बार इसलिए ये बात कहते हैं कि जैसे मान लो आप किसी को कुछ रेमेडी देते हो ना, यानी उसकी लाइफ में कुछ दुख था, आपने कम करने की कोशिश की, प्रकृति के काम में हस्तक्षेप कर रहे हो क्या? तो इसका क्या मतलब है, आप तो कोशिश कर ही रहे हो। इसका मतलब है जैसे न्यूटन का लॉ नहीं होता है, रिएक्शन, तो होगा ही रिएक्शन, आप कुछ भी एक्ट करोगे वो रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर वो लेवल रखना पड़ेगा एनर्जी का ना। तो वो कैसे मिलेगा आपको? वो सबसे पहला तो आप मंत्रों के जाप से मिलता है, और जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ मुझे अर्पित कर दो, तुम्हारा कोई कर्म बनेगा ही नहीं। तो हम लोग ज्योतिष लोग क्या करते हैं, अपना कर्म नहीं बनाते। हम जब कंसल्टेंसी करते हैं तो भगवान को साक्षी मान के करते हैं, हम कर रहे हैं, आप निमित्त हो। जैसे किसी का गुरु होता है तो वो गुरु को अर्पित हो जाता है, कहता है गुरु जी आप देखो समझो, तो हम जो बोल रहे हैं समझो गुरु जी बोल रहे हैं, तो बातों में हमारे ऊपर नहीं आना है। तो हमें अपनी क्लीनिंग पे ध्यान रखना चाहिए। मान लो कि आप जैसे प्राणिक हीलिंग होती है, आप हीलिंग सीखो। हीलिंग में क्या होता है, जैसे मान लो आपको यहाँ कुछ दर्द है या कुछ घाव है कुछ है, तो क्या होता था कि जैसे गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध का क्या मतलब है, अच्छा आपके यहाँ पे चोट लगी हुई है क्या, तो गौतम बुद्ध को तो ऐसे भी नहीं करना है। इतनी ऑरा उनकी स्ट्रांग थी, इतनी शक्ति थी कि वो तो अपने चक्रों के जागरण से ऐसे किया वो सही हो जाता था। ये गौतम बुद्ध ने देखी कि कला सिखाई थी वास्तव में। अभी तो कहते हैं ये जापान से आई है, गौतम बुद्ध ने किया था, क्योंकि ये अपने शिष्यों को देशाटन पे भेजते थे। तो कोई जानवर है, जंगल है, कहीं चोट लग गई, कहाँ ही दवा होगी, तो बस सही हो गया। तो अभी भी प्राणिक हीलिंग होती है क्या? हाँ, अभी भी होती है। तो जैसे न्यूमरोलॉजी कुछ लोग सीखते हैं, वास्तु सीखते हैं, तो कुछ लोग प्राणिक हीलिंग भी सीखते हैं। अभी कहते तो लोग यहाँ तक हैं कि कैंसर का भी इलाज हम प्राणिक हीलिंग से कर सकते हैं ना। तो उसमें कई लोग लगते हैं, अपनी ऊर्जाएं लगाते हैं, तो क्या करते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी से के साथ काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर ना आ जाए, आ जाती है, तो उनको वो करने के बाद अपनी क्लीनिंग करनी होती है। हर बात आपने काम किया फिर अपनी क्लीनिंग की, काम किया फिर अपनी क्लीनिंग की, आपने अपनी क्लीनिंग नहीं की तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ जाए ना। अभी इसमें आया नहीं वो लौटा, हमारा फ्रेंड है अमित, तो उसने प्राणिक हीलिंग सीखी। उसने क्या किया, उसने गलती कर दी, अपनी क्लीनिंग नहीं की, तो उसको कई दिन झेलना पड़ा वो ना। तो अमित चड्ढा नहीं है, उसने प्राणिक हीलिंग किया, तो उसके ऊपर खुद रिवर्ट हो गया था, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की। इसका मतलब है जैसे प्राणिक हीलिंग वाली अपनी क्लीनिंग कर रहे हो ना, तो ऐसे ही जो हम लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपनी क्लीनिंग करनी है। अपनी क्लीनिंग आप कैसे कर सकते हो? सबसे अच्छा सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, खत्म, काम ही खत्म। और बाकी हम अपना मंत्रों का जाप करते रहे, अपनी भगवान से एनर्जी लेते रहे। ऐसे जैसे मंत्र होते हमारे, जैसे अभी पढ़ोगे भी आप लोग, तो जैसे प्राणिक हीलिंग के लिए लोग अपनी क्लीनिंग का उनका तरीका है, हम लोगों का क्या है, स्टार्ट करते हैं ग्रह, और पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले जो आपको पढ़ाई चुके हैं। पहले आपको सबसे पहले देखो कि नवग्रह ना, तो नवग्रह में आप देखते हो कि सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, नवग्रह हो गए। अच्छा, इन हर नवग्रहों के मंत्र है ना। जैसे मान लो सूर्य है, तो सूर्य के लिए आपने कहा ओम गणी सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, बहुत सारे बोलते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं भाई, पौराणिक मंत्र होते हैं, और नवग्रह के पौराणिक मंत्र है जो आप नवग्रह स्तुति करते हो उसमें आते हैं। तो आप जहां भी कोई भी मंत्र पढ़ो, तो वो समझो कि वो कहां से आया, वो कह क्या रहा है ना। तो जब से पूजा पाठ के उसमें आओगे तो उसमें सब मिल जाता है। तो सबसे पहले नवग्रह आपको मालूम है, नवग्रह जैसे दिन आपको मालूम है, तो इसका मतलब है कि नवग्रह आपको मालूम है।
सूर्य है, चंद्र ना, मंगल, बुध। हम क्या चाहते हैं कि आप जब एक एक चीज को बार बार सुनोगे तो उसमें एक चीज बाहर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे हम जब सूर्य पे बात करेंगे, केवल सूर्य पे बात करेंगे, तो जो हम पढ़ा चुके हैं केवल यही बताएंगे, लेकिन वो रिकॉल हो जाएगा। अगर हम उस बात को रिकॉल नहीं कराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो जहां पे वो यूज होनी है ना, वो आप पे यूज कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको याद नहीं था ना। शुक्र, शुक्र, शनि, शनि। अब दो, तो ये और दो छाया ग्रह हैं, ये राहु केतु हैं। अच्छा, जैसे इन सब चीजों को और जो भी ज्योतिष के नियम हैं वो हमने फील किया है, जो हमारी पौराणिक कहानियां हैं ना उसमें भी कहीं छुपा हुआ है। कोई भी बात आप कहानी पढ़ते हो तो आप कहानी की तरह पढ़ गए, लेकिन जब आप ज्योतिष का नियम लगाते हो तो देखते हो अरे वो तो वहां पे भी ऐसे था। जैसे हमने, चलो सूर्य से चालू करें, सूर्य से चालू करें तो आप देखो सूर्य क्या है। सबसे पहले हमने कह दिया भाई सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है ना। एक पहली लाइन हो गई, आत्मा का कारक सूर्य। अच्छा, आत्मा का कारक सूर्य, पिछली बार हमने कहा था आपकी उत्पत्ति का कारक भी सूर्य है, क्योंकि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले ऋषियों ने सूर्य को देखा। तो उन्होंने जब सूर्य को देखा तो पहला ग्रह तो उन्होंने सूर्य को समझा। फिर हमने देखा कि उत्पत्ति का कारक हमारा सूर्य है। अच्छा, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का कारक भी सूर्य है, हमारी उत्पत्ति का कारक भी सूर्य है। हमारा जन्म किस कारण हुआ है ये भी सूर्य बताता है कि भाई तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। जैसे आपको 12 भाव बताए थे, आपको 12 भाव कुछ याद होंगे, 1 2 3 4 करके 12 भाव बताए थे। तो हमने जब 12 भाव बताए थे तो पहले भाव को कहा था लग्न। फिर हमने कहा कि ये जो लग्न है ना, इसका कारक ग्रह है सूर्य। वो सूर्य इसलिए भी समझ सकते हो क्योंकि आत्मा, हमने कहा आत्मा का कारक है। और जो पहला भाव है ना लग्न, वो आपका शरीर है। ठीक है, तो शरीर में आत्मा, इसका मतलब है पहला भाव था उसमें आत्मा सूर्य। तो आपको ये मोटा मोटा मालूम पड़ गया कि जो आत्मा की जब भी हम बात करेंगे तो हम सूर्य की बात करते हैं ना। अच्छा, आत्मा के आगे आ जाओ, आत्मविश्वास। जब हम आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं तो सूर्य की बात कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि वर्ण बताए थे, तो हमने कहा था जो सूर्य है ना वो क्षत्रिय वर्ण का है। इसके साथ साथ हमने कहा था नहीं नहीं मंगल भी क्षत्रिय वर्ण का है। लेकिन हमने एक बात कही कि जो सूर्य क्षत्रिय है वो पहले दर्जे का क्षत्रिय और मंगल दूसरे का। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि आप जब गुण पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि जो सूर्य है ये सतोगुणी है। सतोगुणी मतलब सत्व, अच्छे गुण। अच्छे गुण 3 तरह के बताए थे क्या हमने? कहा था सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण ना। तो अब जो पहले स्टेज का सूर्य है, क्षत्रिय सूर्य भी है, क्षत्रिय मंगल भी, लेकिन सूर्य ऐसा क्षत्रिय है जो जो सतोगुण अपने पास रखता है कि मतलब हम जो भी काम करेंगे उसमें अच्छाई होगी। अब मंगल का क्या काम है? मंगल को ऑर्डर मिला, उसने गोली चला दी ना। कौन सही कौन गलत ये जज नहीं करने जा रहा है, बस उसको तलवार निकालना है क्योंकि वो सेनापति है। और जो सूर्य है वो राजा है, राजा को अपने बुद्धि विवेक से काम करना है और उसको ये सबका हित साधना है। क्षत्रिय है, जैसे भगवान राम क्षत्रिय है, ये सूर्यवंशी है। तो जब भगवान राम, जैसे रामेश्वरम में देख लो ना, रावण को कैसे भी मार सकते थे लेकिन वो कैसे चलते हैं ना। तो वो रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग बनाते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इनकी प्रार्थना की पद्धति है कि हम सात्विक तरीके से आगे बढ़ें ना। तो वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वो सात्विक तरीका दिखाते हैं। जब रावण से युद्ध करना होता है तो अगस्त्य ऋषि आते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आप भगवान सूर्य की उपासना करो। आदित्य हृदय स्रोत वहीं से निकला।
तो भगवान राम ने तो आदित्य हृदय श्लोक का पाठ किया और फिर ऐसे बढ़े। तो आप देखो जो भगवान राम है ना, ये क्षत्रिय हैं, ये पहले दर्जे के वो हुए क्षत्रिय ना। तो अच्छा, भगवान राम की बात इसलिए क्यों, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। तो हमने कहा था अगर किसी कुंडली में सूर्य खराब खराब का मतलब मान लो सूर्य नीच का है, ठीक है, तो सूर्य नीच का है तो हमने कहा कि भाई रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो, क्योंकि इसको हमने सूर्य से लिंक कर रखा है। अच्छा, तो हम जब सूर्य के उपाय देते हैं तो कहते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो, क्योंकि वहां भी भगवान राम है। अच्छा, अभी देखो सूर्य को हमने कहा आत्मा के कारक है। अच्छा, राजा राम मतलब सूर्य किंग है, राजा भी है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राजा का भी कारक है। अगर हम कोई राजा की बात कर रहे हैं तो हम कुंडली में देखेंगे सूर्य कहाँ है। जब आत्मविश्वास की बात करेंगे तो देखेंगे कि सूर्य कहाँ है। अच्छा, पिताजी की बात करेंगे तो देखेंगे सूर्य कहाँ है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी है ना। अच्छा, सूर्य करता क्या है, जैसे ऋषियों ने देखा आसमान में, तो उन्होंने जब प्रलय के बाद नई सृष्टि हुई तो जो सबसे पहले दिखने की चीज है वो सूर्य है, क्योंकि यही उत्पत्ति का कारक भी है। तो ऋषियों ने देखा, तो एक सामान्य बात कह दें कि जो सूर्य से क्या होता है भाई, प्रकाश देता है, अच्छा, अंधेरे को दूर करता है। तो जब एस्ट्रो में हम कोई बात करते हैं तो उसका मतलब बहुत बड़ा होता है। जैसे हमने कहा अंधेरे को दूर करता है, हाँ अंधेरे को दूर करता है। जब सूर्य आता है तो सवेरे उजाला आता है। अंधेरे को दूर करने का मतलब होता है आपके अंदर का अंधेरा। आप डिप्रेशन में हो ना, कौन दूर करेगा, सूर्य दूर करेगा, ठीक है। आपके पापों को नष्ट करने की क्षमता किसके पास है, सूर्य के पास। आपके सारे पापों को नष्ट कर सकता है अकेला सूर्य। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। कुंडली क्या ही कहती हो, क्योंकि एक तो वो आपकी उत्पत्ति का कारक है ना। जितनी भी महानता विशालता की बात करेंगे तो सब सूर्य से करते हैं। और सूर्य आपको निरोगी रखता है, आरोग्य का कारक भी सूर्य है ना। तो इसका मतलब है आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, आप सूर्य उपासना करो। और आजकल जो सिंपल अच्छा है कि सूर्य को जल देते हैं या आदित्य हृदय श्लोक का पाठ करते हैं। आदित्य हृदय श्लोक सूर्य के लिए बहुत ही शक्तिशाली है, और जब वो पढ़ोगे तो पहले ही आपको आएगा कि अगस्त्य ऋषि ने कैसे कैसे क्या कहा, तो आता है। तो हम जब सूर्य की बात कर दे तो हमने सूर्य के लिए क्या कहा, जैसे जब इनका पौराणिक मंत्र आता है सूर्य का, जैसे नवग्रह के मंत्र आते हैं तो कहते हैं जपा कुसुम ना। जपा कुसुम करके स्टार्ट होता है। जपा कुसुम का मतलब होता है गुड़हल का फूल। तो इसका मतलब है नवग्रह स्तुति में उसने बता दिया कि ये जो गुड़हल का फूल है ना, वो भी सूर्य का कारक है ना। तो अब इसमें श्लोक में कहता है कि जो सूर्य है वो उसका आकार बड़ा है, वो सब लोग जानते हैं कि सूर्य बहुत बड़ा है। तो जब हम विशालता की बात करते हैं तो वहां पे ध्यान दे लेते हैं सूर्य है। अच्छा, लाल रंग का है ना वो है, तो जब लाल रंग की बात करते हैं तो कहते हैं अच्छा वो सूर्य है क्या। अच्छा, जब हम किसी भी अंधेरे को हटाने की बात करते हैं तो देखते हैं वो सूर्य है। जब हम किसी पाप को नष्ट करने की बात करते हैं तो कहते हैं सूर्य है ना। और आरोग्यता की बात करते हैं, जैसे आपको हड्डी की प्रॉब्लम है तो मैंने कहा था भाई सूर्य जो है हड्डी का कारक सूर्य है। दाई आंख का कारक सूर्य है ना, मोटा मोटा, कि जैसे किसी ने दाई आंख तो आपने कहा अच्छा सूर्य। हड्डियों में प्रॉब्लम है तो आपके दिमाग में आ गया कि सूर्य की बात कर रहे हैं। किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप समझ गए ये सूर्य के कहीं बात कर रहा है। तो इस तरह आरोग्यता का कारक भी हमने देखा कि सूर्य है। अब आगे चलो, और सूर्य से हम क्या समझ सकते हैं, पूर्व दिशा की बात कर दी तो हम समझ गए कि सूर्य की बात हो रही। तो एक ग्रह है वो बहुत सारे काम कर रहा है और वो अलग अलग भाव में बैठ के अलग अलग काम करता है। जैसे एक बार हमने आपको बताया था, अब एक रिवीजन भी होता जाएगा ना। जैसे 12 भाव तो आपको याद ही होंगे, 12 भाव में क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, एक बार हल्का सा रिवाइज करा देते हैं ना क्योंकि रिवीजन में हो सकता है कि कोई नई बात भी आपको क्लिक कर जाए। हमने देखा है एक ही ज्योतिष की बुक को आप एक बार पढ़ोगे कुछ सीख जाओगे, अच्छा दोबारा पढ़ोगे तो वो सीख जाओगे तो पहले नहीं सीखा था। ऐसे ही कंटिन्यू आप कितनी बार पढ़ोगे और नई चीज सीखोगे ना। तो अभी कभी होता है दिमाग में हमारे क्या ही क्लिक कर जाए कब। जैसे आप देखो 12 भाव होते,
इस 12 भाव में पूरी आपकी दुनिया आ जाएगी। आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन है सबके आंसर यही 12 भाव देते। तो जैसे आपको पहले बताया गया था, जो पहला भाव है ये आपके शरीर का है, आपके व्यक्तित्व का है, आप कैसे दिखते हो, ठीक है। अच्छा, आपका लुक कैसा है ये भी बता दिया, आपका सर कैसा है ये भी बता दिया। तो हमने कहा था कि जो पहला भाव है ये जब आप जन्म लेते हो आपको शरीर मिलता है, इसका कारक मंगल है ना। और यहाँ पे जो पहली राशि है वो मंगल है, ये आपके शरीर को बताती है, क्योंकि जब हम अंगों की शरीर पे बात करते हैं तो हम कहते हैं तो जो आपकी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो मंगल से बनता है ना। तो पिछली बार हमने कहा था ये जन्म भी यही दे रही है, राशि यही, मृत्यु भी दे रही है, ऐसा कुछ याद हो। तो अभी हम पहले भाव पे आते हैं और सूर्य पे आते हैं। तो पहले भाव से स्ट्रक्चर मालूम हो गया, कैसे दिखते हो आप, आपका स्वभाव कैसा है। मतलब अगर इसमें कोई सौम्य ग्रह बैठा है, अच्छा सौम्य ग्रह कौन सा होता है? सौम्य ग्रह का, सौम्य ग्रह और पापी ग्रह, अच्छा ना। तो आप लोगों को ये याद है कि, अच्छा ये देख लेते हैं कितना याद है। आप ये बताओ कि क्षत्रिय ग्रह कौन कौन से? 2 क्षत्रिय ग्रह कहते हैं। देखो ये अभी याद नहीं होगा तो आगे काम नहीं चल पाएगा। क्षत्रिय तो एक सूर्य हो गया। पहले ब्राह्मण देख लो कौन है, ब्राह्मण ग्रह कौन से हैं? वो गुरु है और जो है शुक्र है। ठीक है। और वैश्य कौन कौन से? वैश्य जो है चंद्र और बुध ना। जैसे हमने जब कहा था क्षत्रिय ग्रहों में बात की तो हमने कहा भाई 2 क्षत्रिय ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। तो अब मंगल जो है वो तमोगुणी है ना, पापी है। लेकिन हम शुक्र को पापी नहीं कहते, हम शुक्र को क्रूर कहते, क्योंकि उसको शासन संभालना है ना। अच्छा, राजा भी 2 तरीके के होते हैं। एक राजा होता है, मान लो कि सूर्य 6th हाउस में बैठा हुआ है किसी की कुंडली में, तो राजा है, लेकिन 6th हाउस पे बैठा है, तो वो राजा इस तरह का है कि वो कहेगा मैं जनता की सेवा करूंगा। अगर 6ठे भाव में सूर्य बैठा है तो वो कहेगा कि मैं जनता की सेवा करूंगा, वो ऐसा राजा है ना। और अगर 10th हाउस में बैठ जाएगा तो वो अथॉरिटी हो जाएगा। 10th हाउस क्या है? अथॉरिटी है। तो फिर वो वैसे राज करेगा राजा की तरह, कि हमने ये कमांड दिया, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो राजा भी कई तरीके के हो सकते हैं। तो अब इसमें जैसे सूर्य को हम देख रहे थे, तो सूर्य को हमने कहा क्षत्रिय है और सतोगुणी क्षत्रिय है ना। मंगल भी क्षत्रिय है लेकिन वो तमोगुणी क्षत्रिय है, तो इन दोनों में अंतर है। ऐसे ही वैश्य में हमने कहा था कि चंद्रमा भी वैश्य है, बुध भी वैश्य है। जो चंद्रमा है ना वो थोड़ा उदार टाइप का वैश्य है ना, और जो बुध है वो कट्टर बनिया ना। ये बुद्ध का व्यवहार तो सबसे है, सिर्फ 2 लोग से छोड़ के, बाकी वो सबसे जो है। नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी की, वैश्य की। जैसे हमने कहा 2 एक ही, मान लो कि हमने कहा सूर्य है और मंगल है, दोनों क्षत्रिय हैं ना। सूर्य जब भी, अगर सूर्य तलवार उठाएगा तो वो अच्छे काम के लिए उठाएगा, जस्टिफाइड काम होगा ना। अगर भगवान राम ने तलवार निकाली है तो वो सोच समझ के अच्छे काम में ही निकालेंगे ना, ठीक है। अच्छा, क्षत्रिय तो हो सकता है कि जो भी लड़ाई करता है, जो युद्ध जीतता है, जैसे विक्रमादित्य हैं या बहुत हुए, तो आप उसमें अच्छा बुरा दोनों का मिक्स पाओगे ना। जैसे राजपूत है, उन्होंने तलवार निकाल ली ना। तो हम कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि जो क्षत्रिय है वो तो चंगेज खान भी है, चंगेज खान है, बाबर है। तो रिएक्ट ये सूर्य वाला नहीं कर रहे, ये मंगल वाला कर रहे। उनको रक्तपात से मतलब है। जब हम रक्त की बात करते हैं तो मंगल की बात करते हैं, लेकिन जब हम सूर्य की बात करेंगे तो राजा राम की बात करेंगे ना, अच्छे कार्य के लिए सूर्य, क्योंकि वो राम सतोगुणी है ना। वो चाहते तो कैसे भी कुछ जीत सकते थे, लेकिन उन्हें सत्य का मार्ग पकड़ा, सही मार्ग पकड़ा और प्रार्थना करते हुए आगे जा रहे हैं। मंगल प्रार्थना नहीं करता, मंगल सीधे तलवार निकाल के काट देता है। और जो सूर्य होता है ना, वो एक प्रोसेस से चलता है, एक प्रार्थना करके चलता है, सबको लेके चलता है। तो ये अंतर है
मंगल और सूर्य जबकि दोनों छत्री हैं ना, तो आप दोनों छत्री को एक से में नहीं तोल सकते। ऐसे ही दो वैश्य है हमारे पास, तो हमने कहा चंद्रमा भी वैश्य है, बुध भी वैश्य है। जो चंद्रमा वैश्य है ना, वो जैसे पंडित जी के पास आया अगर चश्मा लेने, भैया फ्रेम कितने का है? भैया ने कहा यार 800 रुपए का है। यार हमारे पास 700 रुपए है यार, और पैसे भी नहीं है। तो पंडित जी ने सोचा कि यार 600 का पड़ा था, 700 दे रहा है, हाँ हाँ नहीं नहीं इसको नीड है, दे देगा वो। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो उदार हृदय का बनिया है ना। ये ब्राह्मण लोग आजकल बनिया का काम कर रहे हैं, तो वो पक्का बनिया गिरी नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं यार 100 रुपए आ रहे हैं आने दो, नहीं तो ये भी नहीं आएंगे, कस्टमर चला जाएगा, तो वो ले लेते हैं। अच्छा ये बनिया कौन है? ये चंद्रमा। अच्छा अब मान लो तिवारी जी एकदम घुट गए, इनके पास आए चश्मा लेने कोई, तो कहें भाई क्या कितने का फ्रेम है? कहीं 800 रुपए का। महंगा लगा रहे, महंगा कहाँ लगा रहे हैं, 700 रुपए की खरीद पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन है, जीएसटी है, उसको सब कुछ समझाएंगे लेकिन देंगे 800 का। अच्छा ऐसा करो कि तुम्हें पैसे नहीं लाए हो तो अच्छा 700 का है, 100 रुपए लिखे दे रहे हैं, अभी कल पहुंचा देना। तो जो बुद्ध है वो ऐसा बनियागिरी करेगा, अपना पैसा छोड़ेगा नहीं, और मीठा बोलेगा, बहुत बहुत मीठा बोलेगा, क्योंकि जो बुद्ध है ना वो वाणी का कारक। तो ऐसे करेगा, माफ करिएगा वो आप इतने का है उतने का है, मतलब बहुत पोलाइट वे में एकदम काम करेगा, लेकिन पैसा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो वाणी का कारक भी है ना, मेमोरी का कारक भी है, और ये ऐसा बुद्ध बनिया है कि वो प्रॉफिट लेके जाएगा ना। अजत चंद्रमा भी बनिया है, लेकिन वो थोड़ा उदार बनिया है, वो कहेगा अच्छा कम ज्यादा समझ लेगा, तो इनसे कम कमा लेते। तो अच्छा ये सब जो करेक्टर है एकदम दिमाग में रखो, क्योंकि जब हम देखेंगे कि यहाँ पे बुद्ध बैठा है तो क्या काम करेगा, और यहाँ पे जब चंद्रमा बैठेगा तो क्या काम करेगा, पहले बेसिक एकदम क्लियर रखो ना। कि अब जैसे सूर्य है, 10वें हाउस में सूर्य भी बैठा है और मंगल भी बैठा है, दोनों छत्री है और दोनों फायरी एलिमेंट है ना। अच्छा जैसे कहते हैं सूर्य क्या है, सूर्य गवर्नमेंट भी है। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम सूर्य की बात करें, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, देखेंगे सूर्य कहाँ है। अच्छा एक थोड़ा सा कैच है, वो ध्यान रखना, ये तुम्हें बहुत कम मिलेगा। इस पे भी है, जैसे जब हमसे कोई कहता है कि गवर्नमेंट जॉब की नहीं मिलेगी कि नहीं, तो आप उससे पूछो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। क्योंकि आप ध्यान दो, हमने कहा था कि सूर्य राजा है ना और चंद्रमा रानी है, तो राष्ट्रीय तंत्र कुछ चंद्रमा के पास भी होगा ना। नूरजहां है या कई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा दखल रखते थे शासन में। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए हम चंद्रमा देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, तो इसका मतलब है इन जनरल लोग गवर्नमेंट सुनते हैं और सूर्य बोल देते हैं कि सूर्य को मजबूत करने में लग जाओ। लेकिन जब कोई स्टेट गवर्नमेंट की बात करे तो आप चंद्रमा को भी देखो ना। कभी कभी ऐसा काम होता है तो लिंक्ड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देगी। आजकल सोलर का काम चल रहा है, उसमें दोनों इन्वॉल्व है। अच्छा गवर्नमेंट का काम है, अच्छा तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सूर्य, अच्छा अच्छा नहीं इसमें योगी जी भी देंगे, अच्छा तो चंद्रमा, तो हमें दोनों देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि किसी के मुंह से क्या निकल रहा है, तो उस ग्रह को पहले रिलेट तो कर पाओ, तब तो कुंडली देखोगे। कुंडली देखने के लिए सबसे पहले ग्रहों के कैरेक्टर क्या है, उनका व्यवहार क्या है, वो किस चीज के कारक हैं, पहले ये मालूम हो। अगर ये नहीं मालूम है तो आपके सामने कुंडली रखी रहेगी, आप सोचोगे इसमें देखें क्या, और ऐसा नहीं हो सकता कि किताब खोल के पढ़ के देख पाओ, नहीं हो सकता। आपने कुंडली देखी बनाई और आपको तुरंत मालूम, कोई कुछ भी बोले तो उसको रिलेट कर दो कि किस चीज से। अच्छा भैया हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब इसने रिसर्च की बात की है ना। रिसर्च कौन कराएगा, कराएगा 8th हाउस। कौन कराएगा, केतु। तो अगर हमें ज्योतिष करनी है तो सामने वाले का क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन में जितने भी वर्ड बोल दिए इसने, देखो वो कौन कौन ग्रह बोल रहा है, तो वो किस किस भाव से देखा जाएगा, रिलेट करना आना चाहिए ना। तो सबसे पहले सूर्य पे बात कर रहे थे, तो हमने सूर्य के बारे में बताया। अच्छा सूर्य
कहीं कहीं पे आपको हो सकता है लिखा मिल जाए कि पापी ग्रह है, लेकिन सतोगुणी है इसलिए हम उसे पापी नहीं मानते, हम क्रूर मानते, क्योंकि राजा है। तो अभी ये जो अकबर नगर क्या था ये, हाँ, अब तुम कहो क्रूर है यार, उसने तो सारी बिल्डिंगें गिरा दी, सबके घर, तो वो राजा है, तो जो सही गलत है तो उसको देखना पड़ेगा कि अवैध था, न्याय करना है हमें, तो फिर गिराना पड़ेगा हमें। तो क्रूर है वो, पापी नहीं है वो, पापी नहीं कि पाप कर रहा हो, वो पाप नहीं कर रहा है, क्रूर। हमें वहां पे जरूरत है क्रूर, ताकि हाँ भाई बहुत दिनों से तुमने अवैध बस्ती बसा रखी थी ना, अब आप इसे पापी कह दो ना, तो हमें सही वर्डिंग लगती है कि आप क्रूर कह दो, लेकिन पापी नहीं है, क्योंकि ये भगवान राम है और उनके कैरेक्टर आते हैं, तो हमें पापी नहीं लगता, क्रूर है ना। अब अगर भगवान राम ने राक्षसों को मारा तो क्रूरता कहीं कह सकते हैं, लेकिन पाप होना तो नहीं हो सकता। इसलिए हम हमेशा सूर्य को पॉजिटिव वे में देखते हैं। और अच्छा, पॉजिटिव वे में देखते हैं तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे हमने अब आपको बताया था कि जैसे 12 भाव हैं, इसमें पराशर ऋषि ने कहा कि आप 3 भाव जो है, 3 भाव त्रिक भाव है। कौन कौन से? त्रिषडाय। त्रिषडाय का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे निकल आता है, जैसे त्रिषडाय का त्रि षड आए ना, मतलब त्रिषडाय का मतलब क्या है? त्रिषडाय। त्रि का मतलब 3, 6, 11। तो पराशर ऋषि ने कहा कि भाई 3, 6, 11 ये पापी हैं, इसके स्वामी पापी ग्रह हैं ना, तो इसके स्वामी जो भी होंगे वो पापी हैं, ठीक है। यानी हमने 3, 6, 11 को पापी भाव मान लिया। अच्छा, हमने क्या कहा, जो सूर्य है ना वो पापों का नाश करने वाला है। इसका मतलब है अगर 3, 6, 11 भाव में सूर्य बैठेगा ना, तो वहां की निगेटिविटी को खत्म कर देगा। इसका मतलब है अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठे हैं ना, तो इसकी जितनी भी निगेटिविटी है सूर्य खत्म कर देगा। अच्छा, जैसे मैंने 3rd हाउस के बारे में तुम लोगों को ये भी बताया था, जैसे पहले भाव को क्या कहा था, ये सर है ना, अगर सर से संबंधित कोई रोग देखना है तो तुमने पहला भाव देख लिया। दूसरा भाव में क्या बताया था? दूसरा भाव में तुम्हारा चेहरा आ जाता है? अच्छा, और छोड़ के यहाँ तक का भाव आता है। जो तीसरा भाव है वो गला है और ये हाथ भी है, बाजू। अब देखो सूर्य का करामात, सूर्य यहाँ पे बैठा है ना, अगर आप ऐसा समझो कि किसी भी लग्न की कुंडली मान लो लग्न मान लो 6, अब जैसे मान लो सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है, इसमें लग्न का स्वामी ही सूर्य है, ठीक है। तो अगर ये 3rd हाउस में बैठ जाए, तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव हमने कहा था त्रिक भाव है, ये पापी है, ये खराब है, इस पे बैठे ग्रह खराब फल देते हैं। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे जाएगा तो ये 6, 7 देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब देखो इसमें कैसी कंडीशन आ गई, एक तो लग्न का स्वामी सूर्य सिंह लग्न, ऊपर से ये गया 3rd हाउस में, जब 3rd हाउस में गया तो नीच का भी हो गया, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। तो अब इसमें तुम्हें सोचना है कि ये कैसा प्रभाव देगा। अच्छा, त्रिषडाय से तुम ये भी समझ सकते हो, जो तीसरा भाव होता है ना, ये कामना का होता है, काम, इच्छा, कोई भी इच्छा देखनी होती है तो हम तीसरा भाव देखते हैं।
और जो छठा भाव होता है 3 6, ये क्रोध है। और 11वां भाव जो है ना, ये लोभ है। काम क्रोध लोभ किससे देखा? तीसरे, छठे और 11वें भाव से। इसी को पराशर ऋषि ने कहा कि इसके स्वामी परम पापी होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इस भाव में सूर्य आएगा, क्रूर ग्रह, या कोई भी मान लो पापी ग्रह आ जाए, मंगल आ जाए, ठीक है। अच्छा, सूर्य आएगा तो क्या करेगा? हम सूर्य पे बात कर लेते हैं पहले। आज सूर्य की बात करते हैं। जो एक एक ग्रह को पकड़ के चलेंगे ना तो आपको क्लियर हो पाएगा। अच्छा, ये जैसे सेवंथ वो भाव है, सातवें ये सातवां नहीं, ये तीसरा भाव। ये तीसरा भाव है, लेकिन यहाँ तुला सेवंथ राशि लिखा है, यहाँ सेवंथ लिखा है। हाँ। लेकिन जब कुंडली देखेंगे तो बस सेवंथ से मतलब नहीं। नहीं, 7 का मतलब है कि ये तुला राशि है। हाँ, ये तुला राशि है और ये तीसरा भाव है। तीसरा भाव। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव। ये सिंह राशि, ये कन्या राशि, ये तुला राशि। सूर्य जब तुला राशि में जाता है तो ये नीच का होता है। ठीक है, 3 6 11 भाव में अगर कोई नीच का ग्रह भी बैठेगा तो वो अच्छा फल देगा। ठीक है, तो ये सब छोटी बातें आपको जब तक मालूम नहीं है, कुंडली एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले सारे ग्रहों के कैरेक्टर दिमाग में रखो, किस भाव में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है ध्यान में रखो। और अच्छा, जैसे केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? 5 8 2 मतलब ये केंद्र है ना, ये केंद्र है क्या? ये 1 4 7 10 ना, 1 4 7 1 4 7 10, इन चारों को केंद्र भाव कहते हैं ना, या विष्णु भाव भी कहते हैं, विष्णु स्थान भी कहते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएगी ना, तो इसे केंद्र भाव कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो 1 5 9 होता है इसको त्रिकोण कहते हैं। यानी केंद्र भाव इन जनरल शुभ होता है। दिमाग में रखो, केंद्र भाव इन जनरल शुभ होता है, और जो त्रिकोण होता है वो भी शुभ होता है। तो केंद्र त्रिकोण मालूम हो गया। केंद्र भाव कौन कौन से हैं? 1 4 7 10। और त्रिकोण कौन सा है? 1 5 9। लेकिन 5 1 दोनों में आ गया, केंद्र में भी आ गया, त्रिकोण में भी आ गया, क्योंकि वो तो आपका लग्न है ना। तो कहीं कहीं पे तुम्हें आएगा कि 1 4 7 10 ये केंद्र भाव है। ठीक है, और 5वां और 9वां इसको कह देंगे ये त्रिकोण भाव है ना, क्योंकि कुछ लोग इसको भी केंद्र या त्रिकोण में ले लेते हैं। तो आपको ये मालूम है कि फिर से एक बार रिवीजन देख लो, 1 4 7 10 भाव को केंद्र कहते हैं। ठीक है, 3 7 3 6 11 इसको कहते हैं त्रिषडाय। कहेंगे वो त्रिषडाय भाव में बैठा है तो हम समझ जाएंगे कि कहाँ की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी में एक होता है उपचय भाव। उपचय भाव क्या होते हैं? 3 7 10 11। जो देखो, पहले बेसिक क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ा जाए, ऐसे बेसिक अभी क्लियर नहीं है। ये केंद्र 1 4 7 10 हो गया। हाँ, 5 और 9 आपने क्या बताया था? ये त्रिकोण में आएगा। 1 5 9 त्रिकोण में होता है, कहीं कहीं बुक में केवल 5 9 त्रिकोण में लिखा होगा ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें एक क्यों नहीं लिखा हुआ है। थोड़ी देर वो राशि और भाव बता दो इन लोग को। हाँ, जो लोग एब्सेंट है उनको राशि और भाव नहीं दिए गए हैं, मतलब 12 राशि 12 भाव। अच्छा, 12 राशियां क्लियर नहीं है क्या? मतलब भाव में राशि है। अच्छा, तो जैसे 9 है तो हो गए। 3 7 हाँ, त्रिषडाय 3 6 11। हाँ, 3 6 11 3 7 10 11 बताया आपने। उपचय भाव। उपचय बता दो फिर उसके बाद। अच्छा, उपचय भाव कौन सा आएगा? 3
6 11 3 6 10 11 3 6 10 11 साथ नहीं है 10 अच्छा 3 6 10 11 इसमें ये इसी कहते हैं उपचय भाव। अच्छा उपचय भाव के बारे में फिर बताएंगे क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आप लोगों का बेसिक ही क्लियर नहीं है। पहले बेसिक क्लियर करो आप। अब बेसिक क्लियर करने में 9 ग्रह तो अभी बोला मैंने, 9 ग्रह में सूर्य के बारे में कुछ बताया ना। अब 12 राशियों पे आते हैं। राशियां, अच्छा जैसे राशियों पे आओ 12, तो पहली राशि कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। तो ये 12 राशियों के नाम आपको मालूम हो गए। फिर हमने बताया था कि आपको क्या मालूम है कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च या नीच का हो। तो जैसे हमने आपसे पूछा कि भाई सूर्य किस राशि में नीच का है, याद है? सूर्य तुला राशि में नीच का है। चंद्रमा किस राशि में नीच का है? देखो ये सब पहले याद करो, नहीं तो काम नहीं बनेगा। आपको उच्च नीच ग्रह एकदम याद ही होने चाहिए। हमने आपको डिग्री के साथ नहीं कहा, नहीं तो हम कहते हैं कि सूर्य कितने डिग्री पे उच्च का है ना। हमने कहा केवल शुरू में आप केवल इतना याद कर लो कि इस राशि में उच्च का है, इस राशि में नीच का है। तो इन रिवीजन आप देखो दोबारा। जैसे सूर्य है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, ठीक है। इसके एकदम अपोजिट जाओ, जैसे 6 जोड़ देते हैं। हाँ उसमें 6 जोड़ दो या जैसे आप याद रख पाओ, जैसे याद रख पाओ। मान लो अगर ये काल पुरुष की कुंडली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली को आप जो है विष्णु भगवान की कुंडली भी मान लो। अच्छा देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं, शुक्र किस राशि में उच्च का होता है? सूर्य शुक्र किस राशि में उच्च का है? शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, ठीक है। तो पहले उच्च नीच ये सब याद करो। सूर्य शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का है। अच्छा हम अन्य अंग बताए थे एक बार, तो पहले भाव से कौन सा अंग देखा था? सर देखा था। दूसरे से? 10वें से? 10वां भाव जो है नीचे ये 10वां भाव घुटना है। 11वां भाव? 11वां भाव ये पिंडली है ना। 12वां भाव? 12वां भाव ये यानी ये चरण है। चरण क्या? विष्णु भगवान के चरण है ना। और यहाँ पे शुक्र उच्च का हो रहा है, मतलब कि विष्णु भगवान और शुक्र उच्च का, लक्ष्मी। तो यहाँ लक्ष्मी जी बैठ के विष्णु भगवान के पैर दबा रही। पैसे पैसा होगा, पैसा ही पैसा है। शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी, काल पुरुष की कुंडली में भी ये उच्च का है यहाँ पे ना, क्योंकि 12वीं राशि है। तो इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती है, तो खुद खोज सकते हो कुंडली। इसी से पता चलता है कि पैर क्यों छूते हैं लोग, सर क्यों नहीं छूते किसी का। बहुत सारी बातें इसीलिए छूते इसी हैं। सब चीजों से सीख जाओगे। अरे ये काल पुरुष की कुंडली थी, ये विष्णु भगवान की कुंडली थी, उनके पैर यहाँ पे हैं, तो लक्ष्मी जी यहाँ पे उच्च की होती है। जब शुक्र वहां पे बैठा तो उच्च का हो गया, क्योंकि जब हम शुक्र की बात करते हैं तो हम लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं ना। तो जैसे आपने देखा कि भाई ये आपका शरीर है पहला भाव, और 8वां उसकी मृत्यु, तो आपने देखा दोनों को कारक मंगल ना। तो इस तरह के कैच आपके दिमाग में रहेंगे ना। तो जैसे आप किसी ने कहा कि भाई ENT वाले डॉक्टर को दिखाने गए थे,
तो कौन सा भाव समझोगे? ईएनटी वाले ये दूसरा जो तीसरा भाव है, ई का मतलब कोई ईएनटी के डॉक्टर के पास जा रहा है तो तुम तुरंत उसका तीसरा भाव देखो। तो पहले जैसे ही वो कुछ बोल रहा है तो उसने क्या बोला उसके लिए कौन सा भाव देखना है, और जो बोला उससे कौन सा ग्रह कनेक्ट कर रहा है। हा? तो ये बेसिक चीजें पहले समझो। अच्छा, मान लो कि किसी की कुंडली में सूर्य यहां पे बैठा है तुला राशि में, तो कहा नीच का है, तो इसको कौन से ज्योतिर्लिंग भेजोगे? इसको पाया है ना? पाया है? तो देख के बताओ फिर। देख बताओ। रामेश्वरम भेजो, सही बात है। अभी बताया तुला तुला हुआ ना, तो तुला के लिए रामेश्वरम। अच्छा, अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच का है तो आपको रत्न रुद्राक्ष भी समझ लो। एक तो आपने पहले मैंने बताया था कि किसकी कौन सी राशि है, तो उस राशि से कौन सा ज्योतिर्लिंग कनेक्ट है ना, ये तो बेसिक चीजें हैं। अभी तो आपको मान लो ज्योतिष में कुछ भी नहीं आता, आपने पूछा कौन सी राशि है, उसने कहा कि भाई हमारी जो है कुंभ राशि है, तो बताओ कि कुंभ राशि वाले को कौन से ज्योतिर्लिंग भेजोगे? केदारनाथ। अगर केदारनाथ भेजोगे तो उसको कौन सा मंत्र बताओगे? ओम नमः शिवाय और नमो केदारनाथाय। सिंपल, सब में यही करना है, ओम नमः शिवाय नमो त्र्यंबकेश्वराय। तो इसका मतलब है आप सीधे सीधे राशि देखो, और एक छोटी सी बात बता दी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको मालूम है तो आप एक राशि बता दोगे कि भाई इसका है। तो इसमें क्या होता है, जो जातक जिस राशि का होता है उसको उस ज्योतिर् से डायरेक्ट एनर्जी मिलती है ना। आप भगवान की पूजन का काम बता रहे हो, अच्छा काम बता रहे हो, हर तरीके से फायदा ही होगा ना? उसको एक एनर्जी मिलेगी, शिव का पूजन वैसे करने लगेगा। एक छोटी सी बात बताने में क्या ही दिक्कत है ना, आपने बता दिया कि भाई ये। अच्छा, मान लो कि 9 ग्रह आपको मालूम हो गए, तो 9 ग्रह के फेवर में कौन कौन से रत्न आते हैं ना। तो सूर्य के लिए कौन सा रत्न आएगा? अगर किसी की कुंडली में पीला मेरे ख्याल से सूर्य के लिए हमें कोई रत्न पहनाना है तो हम कौन सा रत्न पहनाएंगे? सूर्य के लिए हम पहनाएंगे मारी, इसी को रूबी भी कहते हैं ना, मारिक रत्न पहनाएंगे। रूबी। हाँ, मारिक। रूबी भी कहते हैं। अच्छा, कितना पहनाएंगे? तो एक मोटा मोटा आइडिया समझ लो कि व्यक्ति का वेट जितना भी हो, मान लो उसने कहा भाई हम 65 किलो के हैं, तो आप समझ जाओ कि करीब 6.5 रत्ती के आसपास पहना है। 10 किलो पे एक रत्ती, इन जनरल आइडिया है। बाकी कुंडली देख के कि मान लो 0 डिग्री का है, हमें ज्यादा पावर की जरूरत है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते। क्वालिटी हम अच्छी ले रहे हैं तो रत्न थोड़ा सा कम रखेंगे, और क्वालिटी मान लो थोड़ी सी वीक ले रहे हैं तो उसका थोड़ा बढ़ा देंगे। अच्छा, 8 कर लो, 7 कर लो, क्योंकि दोनों चीजें आपको देखनी है कि बंदे का बजट है उतना ना। तो आपने तो कोई बड़ा सा रत्न बोल दिया, उसका बजट नहीं है, तो देश काल परिस्थिति क्या है उसको समझते हुए आपको सजेस्ट करना है। आपको जैसे ज्योतिर्लिंग सजेस्ट करना आ गया, तो ज्योतिर्लिंग में एक तो आपने ये देख लिया कि इसकी राशि ये है, तो हमने इसको ये ज्योतिर्लिंग दिया। तो ये तो एक पक्की बात हो गई कि कोई भी व्यक्ति की कुंडली बनाओगे तो उसकी कोई ना कोई राशि तो होगी ही, तो एक ज्योतिर्लिंग तो ये हो गया। अच्छा, कभी कभी कुंडली में आता है कि ये ग्रह नीच का है, जैसे कहा मंगल ग्रह नीच का है। अच्छा, मंगल ग्रह नीच का है तो मंगल ग्रह उच्च का किसमें होता है? मंगल ग्रह पहले बताओ नीच का किस राशि में? समझा देना चाहिए। मंगल ग्रह ये उच्च नीच हम बता चुके, लेकिन गुरु जी किसी ने याद नहीं किया। याद करना चाहिए यार, ऐसे बस कैसे यही याद? तैयारी करता हूँ। जैसे मान लो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह कर्क राशि है। चंद्रमा के घर में हमेशा नीच का हो जाएगा। क्यों नीच का हो जाएगा? क्योंकि मंगल अग्नि है, चंद्रमा पानी है। जब अग्नि पानी में डाली जाएगी तो वो अपना अग्नि तत्व समाप्त हो जाएगा, तो वो नीच का हो गया वहां जाके।
ऐसा ही चंद्रमा मंगल की राशि में नीच का हो जाएगा। वो पानी है और वो अग्नि है। जब पानी का तत्व अग्नि में जाएगा तो वो उसका अस्तित्व खत्म। तो आप ये पहले समझे। तो नीच का वहां होता है जब उसका अस्तित्व वहां पे खत्म होने लगता है या वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। मंगल सबसे ज्यादा उच्च का कहाँ होगा? शनि के घर में। वो सेवक है, सेवक को तो उड़ा देगा तुरंत ही, वहां जीत गया जाकर के। मगर चंद्रमा से नहीं जीत सकता है। आप ऐसे देखो, पहले ऐसे तो याद रखिए, आप कहाँ याद उच्च का होगा, रखो। कहाँ नीच का होगा। जब तक उच्च नीच याद नहीं है तब तक कैसे काम बनेगा? क्योंकि अभी जब नक्षत्रों पे आएंगे तब भी हम इस तरह की बातें करेंगे। अगर आपको वो याद नहीं होगा तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि नक्षत्र में आपको सब कुछ याद रखना है। कि हम कहेंगे अश्विनी नक्षत्र का बहुत दूर है। इतने डिग्री का है नक्षत्र में बहुत ना, बड़ा तो बड़ा- वो अभी छोड़ो, अभी पहले इस पे आओ। आपको 9 ग्रह पक्का याद होने चाहिए, 12 राशियां पक्की याद होनी चाहिए, उच्च नीच पक्का याद होना चाहिए। और जैसे हमने कहा कि भाई कौन सी वैश्य है, कौन क्षत्रिय है ना। अच्छा, हमने आपसे ये भी कहा था कि इसमें हम लोग सनातनी हैं तो हम लोग कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हमने बताया था ऐसे 4 त्रिकोण बन जाएंगे। तो धर्म त्रिकोण कौन सा है? धर्म त्रिकोण आएगा 1, 5, 9, तीनों में फायरी एलिमेंट है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो ग्रह हैं उसका किस तत्व का कौन सा है। हमने तत्व बताए थे, 5 एलिमेंट बताए थे ना। तो वो पहले याद होना चाहिए। कि हमने कहा कि पृथ्वी एलिमेंट किससे देखोगे, तो किससे देखोगे। तो जब तक याद नहीं है तब तक ज्योतिष आगे बढ़ेगी नहीं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप जो है पहले एकदम बेसिक क्लियर ही रखो कि छोटी छोटी बातें मालूम ही नहीं है। जैसे कहा कि मतलब उच्च का जहाँ जहाँ लिखा है जिस जिस राशि के आगे, तो उच्च का मतलब है वो उससे जीत गया, और जहाँ जहाँ नीच का लिखा है वो उससे हार गया। नहीं, पहले आप याद रखो, हार जीत की बात हम बाद में तो कैसे करेंगे। याद रखोगे? याद रखने के पहले लिए आप ये देखो, दिमाग होना चाहिए, ये कैसे चीज जीतेगा, एकदम कैसे? क्लियर रखो। और ना इतना कोई कठिन भी नहीं। अभी तो हम जैसे केवल मंगल 12 है, राशियों पे तर्क चल रहे से नीच का हो गया तो वो या आप सेनापति है, वो रानी ये है। ऐसा अब करो, सेनापति रानी से थोड़ी लड़ने लगेगा, वहाँ वो समर्पण है उसका, वो हार गया उससे। या आप यहाँ याद नहीं करने देखना के है। लिए या ऐसा चंद्रमा माँ है समझ लो, और वो बेटा है या सेनापति है, तो वो अपनी माँ से थोड़ी लड़ने लगेगा। तो माँ के घर में आते ही वो नीच का हो गया, भैया उसने समर्पण कर दिया, तुमसे नहीं, मतलब हमें जीतना ही नहीं है। तो ये तरीके हैं याद करने के। देखो, ये तरीके तुम तब याद कर पाओगे इस तरीके का जब तुम्हें ये उसके गुण और गुण ही नहीं मालूम है, तो ये नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले ऐसे ही बनाओ आप ये काल पुरुष की कुंडली। अब इसमें जो है मेष राशि में कौन सा उच्च का है, तो ऐसे काल पुरुष की कुंडली बना के याद कर लो। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि में उच्च कौन सा है? सूर्य हमेशा जीतेगा, सूर्य। वो मंगल से भी जीतेगा। ठीक है, सूर्य मेष राशि में उच्च का है। मेष राशि में नीच का कौन है? मेष राशि में कौन सा ग्रह नीच का है? कोई ग्रह नीच का होता है क्या मेष राशि में? सोचो, शनि होगा, देखो इधर लिखा नहीं है। सातवां ये हो लिखा गया नहीं है तुला। क्या? शनि देव, तुला हो गया। शनि देव कहाँ लिखा है? सिंह कन्या 6 नंबर पे सिंह तुला ही आ गया। शनि किस में उच्च का है? शनि का देखो, शनि जो है 12वें नंबर मतलब शनि अभी उच्च नीच लिखा नहीं है क्या? देखिए, शनि जो देख के है, बताइए। शनि लिखा है कि नहीं लिखा है? शनि जो है उच्च देख के बताओ, कॉपी पलटो, 11वें नंबर पे। देखो कि शनि उच्च का किस राशि में होता है। तुला में शनि अगर तुला राशि में उच्च का है तो नीच का किसमें? ये इसका मतलब है मेष राशि में सूर्य उच्च का है और शनि नीच का है ना। तो इसका क्या मतलब है, ऐसे ही याद कर लो। शनि मंगल से नहीं जीत सकता है, मंगल का घर है ना वो। ठीक है, तो अब आपने याद रखो कि मेष राशि में सूर्य उच्च का है ना और शनि नीच का है। अच्छा, ये सब समझने में मुझे लगता है जैसे आप ABCD याद करते हो ना, उस तरह याद करके रखो। ये बाद में बात किसको नहीं चीजें समझ में आ रही है कि वो मंगल का घर है, ये
बात किसी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? समझ में आ रही है, मंगल का घर है। यहाँ पहला जो है जन्म दिया है, पहला नहीं, हाँ। 1 नंबर एक 1 नंबर लिखा है। मंगल का है। वो 1 जहाँ भी लिखा होगा, जरूरी नहीं कि वहीं लिखा हो, वो कहीं पूरे 12 में से कहीं भी 1 लिखा होगा। ठीक तो है। वो मतलब मंगल जो का घर राशि जो है वो उसका घर है। मतलब अगर ये काल पुरुष की हमने कुंडली बनाई तो हमने कहा कि जो लग्न है या ये मंगल का घर है, अगर ये शुक्र का घर है ना। 2 की जगह भी लिखा होता 1 तो वो वहाँ भी मंगल का घर होता। मतलब किसी की कुंडली खुले, किसी की भी खुले, और ये 1 जरूरी नहीं वहीं लिखा होगा, ये 1 12 में से कहीं लिखा होगा, हाँ वो तो तो कहीं वो भी मंगल का ही घर है। जहाँ पे 1 लिखा है वो मंगल का घर है। मतलब जो भी अगर राशियां मंगल का हैं घर वो है, उसके स्वामी हैं। तो वहाँ मेष स्वामी सूर्य हो गया उच्च उसका। होगा। हाँ, उसका स्वामी मंगल हो गया ना। तो जितनी भी राशियां होती हैं उनके स्वामी आपको मालूम ही होंगे। वो उनके घर हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मीन राशि का स्वामी कौन है? मीन राशि का स्वामी है शुक्र। बृहस्पति। पहले तो अभी हमें लग रहा है कि अभी जो है बेसिक ही नहीं याद है। ये बात दूर है। दिल्ली थोड़ी दूर लग रही है। नहीं अभी बेसिक किसी को नहीं याद है। तो फिर कोशिश यार बड़ी होती है, तो बस बेसिक में ही चल रहा है। लिख के बेसिक के लिए समझ दिमाग में चलता नहीं है। नहीं तो लिखित जब कुछ देखेंगे तो लिखने का मौका नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि याद नहीं हो पा रहा है, और याद नहीं हो पा रहा, कोई समय नहीं दे पा रहा। कोशिश बहुत की जा रही है, हम लोग घंटों बैठते हैं लेकिन आप ऐसे नहीं। टेस्ट लीजिए अगले बुधवार को, खास तौर नहीं अभी यही हमें लगता है जो यही टेस्ट आज नहीं नहीं, आज सही कह रहा है। पहले बेसिक आप तो एकदम रट लो, अगले बुधवार को आधे घंटे में एक बार देख लेंगे कि किसको कितना आ रहा है, क्योंकि हम आगे बढ़ गए और आपको बेसिक क्लियर नहीं है। अभी तक सोचा जा रहा था 1 हफ्ता बहुत कम समय है, अब लगता है कि 1 हफ्ता बहुत कम समय है। जैसे वहाँ 2 नंबर लिखा है ना, वो 2 नंबर वो शुक्र का घर है, वो उसका घर है। अगर वहाँ शुक्र लिखा हो किसी की कुंडली में तो यानी कि शुक्र अपने घर में बैठा है। पूरी जिंदगी गुजारने के लिए शुक्र का अपने घर में रहना बहुत अच्छी बात है। या सूर्य अपने घर में बैठा है 5 नंबर में, तो बहुत अच्छी बात है कि सूर्य अपने घर में बैठा है। मतलब कोई पूरी जिंदगी अपने घर में रह रहा है, बहुत अच्छी बात है। सूर्य उच्च का है, मतलब वो अपने होटल में है, क्लासी 5 स्टार 7 स्टार। नहीं रत्न हो बहुत सकता बात है, नहीं। जैसे कि आप ये बनाइए केतु त्रिकोण बना करके, तो उसमें पहले तो ये कि भाव का क्लियर हो वो जाए, बनाओ जरा राशि, कुंडली एकदम। या कुछ ऐसा हो जाए कि इसे पता नहीं चल जाए कहने का मतलब है अभी रत्न आप मत बताइए। रत्न मैं तो clear जितना करते ज्यादा पूरा बताएंगे, जरा 12 भाव ये भी बनाओ। बेसिक है ना। भैया अभी को जब भी तक हम लोग ये राशि बेसिक ना आ जाए क्लियर है तब तो तक कैसे रत्न पे नहीं बता जाएंगे। ज्योतिर्लिंग तो बहुत जल्दी से याद हो गया, चलिए वो कोशिश भी है, अगली बार बता भी जो देंगे। भाव है ना, लेकिन ये जो रत्न है इतना लेके सब लोग चल नहीं पाएंगे। अभी राशि और किसी भाव ही को- नहीं क्लियर। अरे अभी हमने बना नहीं सूर्य के रहे बारे में बताया था। सूर्य के बारे में कुछ संदेह कि सूर्य क्या है? जिसको जो नहीं आता पहले वो बता दो भैया को, पहले वो राशि और भाव बताओ। यही हम कह रहे थे, पहले सबको राशि और भाव बता दो। हमें लगता है राशि और भाव की क्लास हो चुका है। राशि हो और चुका भाव का है। मतलब है कि जैसे भी 1 से 12 तक लिखा था वो सब राशियां थी, वही सब भाव भी होते हैं। एक भाव की क्लास हो चुकी है। अच्छा कोई बात नहीं है, फिर से रिवीजन ले लो। नहीं पहले यही आओ, clear है, बहुत सारे 9 लोग ग्रह को सब नहीं याद है कि नहीं याद? 9 ग्रह याद है, 9 ग्रह याद है, 12 राशियां याद है। 12 राशियां भी याद है। हाँ, पता। और लेकिन वही राशियां भाव भी राशियों हैं, के- हाँ ये बात नहीं इन लोगों को क्लियर है। हाँ ये चीज वही राशियां भाव भी। वही 12 राशियां वही भाव बनेंगे, 12 भाव। जो उनके स्वामी होंगे वही भाव बन जाएंगे। नहीं स्वामी नहीं होंगे, बस यहीं पे बाबा की कृपा समझिए आप। हाँ बाबा की कृपा यही रुकी हुई है, देखिए वही 12 राशियां वही 12 भाव है। देखिए देखो 12 राशियां याद है, 12 राशियां याद है। तो जो 12 राशियां हैं ये वो 12 भाव में आ जाती हैं। कैसे? जैसे जब आपका जन्म हुआ, ये है आपकी जन्म कुंडली। इस जन्म कुंडली को हम D1 भी कहते हैं, जन्मांक भी कहते हैं, जन्म कुंडली भी कहते हैं। ये जन्म कुंडली है क्या? फिर से देखो, जैसे ही आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में जो भी ग्रह जिस राशि में बैठा था उसकी फोटो है ये कुंडली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आपका जन्म हुआ उस समय आकाश मंडल में कौन सा ग्रह कहाँ है उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये 12 भाव बनाए हमने। ठीक है, तो ये पहला भाव है ना, ये हमेशा पहला भाव है।
ये भाव लिखा है, ये राशि नहीं लिखी है। अब पहले भाव समझ लीजिए। ये भाव मतलब मेष राशि नहीं, मेष राशि नहीं है, अभी सिर्फ भाव भाव समझो। समझिए। भाव मतलब ये घर है, ये पहला घर हमेशा है। पहला ये भाव है। कुंडली का पहला घर है। यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ये बात को समझो। ये कुंडली का पहला घर है, इसे कहेंगे प्रथम भाव। प्रथम भाव। ये हमेशा प्रथम भाव ही रहेगा, ये फिक्स कर दिया। ये प्रथम भाव है और प्रथम भाव ही रहेगा। यही पहले यही बात समझ लीजिए। ये द्वितीय ये भाव है। सेकंड हाउस, हाँ ये दूसरा घर है, ये कुंडली का दूसरा घर है। अभी कोई राशि और ठीक है। लग्न मत लिखिए। तीसरा का यह है तृतीय भाव है, ये बात को समझो। ठीक है, ये चतुर्थ भाव है। ऐसे ही मतलब ये घर है और ये 12 कमरे हैं, ऐसे समझिए। ये कमरे इधर उधर खिसकेंगे नहीं, ये नहीं, कमरे बराबर कभी रहेंगे। नहीं किसके। हाँ, ये कमरे इसमें आके जो बैठ जाएगा हाँ, वो समझो। वो उसका कमरा है। वो उसका कमरा होगा, कब्जा कर लेगा। हाँ, आके समझ बस, लीजिए। बस। थोड़ी देख लीजिए, जैसे ही इसमें तृतीय भाव में 7 नंबर आ गए, यानी कि हाँ। इसमें जो है हाँ, तुला ने आके कब्जा मार दिया। हाँ। ये समझो। राशियों में परिवर्तन हो सकता है, पर हाँ, भाव अपनी जगह पे भाव रहेंगे, जहाँ हमेशा पे वहाँ fix। पे। उसी के हिसाब से परिवर्तन के हिसाब से लोग उनके भगवान भी डिसाइड करेंगे कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी हाँ, और वो भगवान। इसका मतलब है पहले ये एकदम फिक्स कर लो, ये हमेशा प्रथम भाव है। अगर प्रथम भाव कहा तो हम इसी की बात कर रहे हैं, अगर हमने पंचम भाव कहा तो हम इसी की बात कर रहे अभी हैं, 1 अगर 5 हमने 9 जो कह रहे थे। सप्तम कहा हाँ, तो इसका मतलब है ये हमेशा सप्तम भाव यही है, अष्टम भाव हमेशा यही रहेगा, नवम भाव हमेशा यही रहेगा, ठीक है। ये दशम भाव हमेशा वही रहेगा, इसे एकादश कहेंगे। हम्म, इसका मतलब है कि ये 12 भाव हैं और ये 12 भाव फिक्स हैं और ये 12 भाव यही रहेंगे ना। तो आप क्या करोगे, घर में प्रैक्टिस कर लो, एक कालपुरुष या पहले एक ऐसे ही कुंडली बनाओ, 12 भाव खींचो और उसमें लिख लो ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, चौथा, पांचवा, छठा। अब इसमें 12 12 भाव। राशियां और ठीक है। वही 12 राशियां 12 लग्न। 12 भाव, ये 12 भाव होते हैं, समझ गए। तो ये 12 भाव आप सीक्वेंस में हमेशा यही समझोगे। प्रैक्टिस करो, बनाओ, एक बार लिखो ना। तो 12 भाव ये हो गए, 12 राशियां आपको मालूम है हाँ, वो वही भाव के हिसाब से राशियां भी इसमें आ ना। जाएंगी। अभी नहीं, और राशियां कैसे भी आएंगी। सुनो, लग्न के हिसाब से हाँ, जिसका जैसा लग्न होगा, तन लिया है। जिसका होगा ना, लग्न के हिसाब से राशि में परिवर्तन होते हैं, भाव अपनी जगह पे रहेंगे। भाव हमेशा फिक्स रहना है ना। जैसे किसी का मेष लग्न है एग्जाम्पल, तो मेष प्रथम में आ जाएगा भाव में। कुंभ हो गया किसी का, तो प्रथम में आ जाएगा, उसके हिसाब से अब मान लो लिखते चले जाएंगे। कि ये पहले एकदम क्लियर कर लो कि ये भाव हमेशा फिक्स रहेंगे। अगर हमने कहा कि 11वां भाव तो इसका मतलब हम इसी की बात कर रहे हैं, हमने कह दिया तीसरा भाव तो इसका मतलब हम इसी की बात कर रहे हैं। इसका कंफ्यूजन एकदम खत्म करो कि ये 12 भाव हैं और ये हमेशा फिक्स रहेंगे। अच्छा, राशियां कैसे इसमें आती हैं? राशियां ऐसे आती हैं कि जब आपका जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि उदित होती हुई प्रतीत होती है उसे हम लग्न कहते हैं, ठीक है। तो आपका जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पे कौन सी राशि उदित हो रही थी, वो लग्न होता है। तो मान लो कि वो सिंह राशि उदित हो रही थी, तो 5 नंबर ये लग्न। अब जो भी राशि उदित होती है वो क्रम हमेशा वही सेम बना रहता है। 5वीं की राशि के बाद हमेशा छठी राशि आएगी, उसके बाद 7वीं आएगी, उसके बाद 8वीं, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 1 2 3 4, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ये रहेगा और आपका जो लग्न होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा उस राशि का नंबर, उसके बाद वो सीक्वेंस चालू हो जाएगा और 1 से लेके 12 तक, 12 के बाद 1 2 3 4। तो पहले तो ये मोटा मोटा समझ जाओ आप, ठीक है, कि ये 12 भाव हो गए और जो राशि होती है वो सीक्वेंस में आगे बढ़ती जाती है एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे 5 है तो 6 है और यहाँ पे अगर 2 होगा तो तो वहाँ 3 हो जाएगा। हाँ,
अगर यहाँ पे 5 होगा तो वहाँ 6 हो जाएगा, अगर 9 होगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। हाँ। तो आपने एक लग्न पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा लग्न क्या है। लग्न के बाद उसी क्रम में पूरी राशियां लिख देते हैं सीक्वेंस में ना। तो हमने जैसे मालूम पड़ा धनु लग्न है, तो धनु लग्न के बाद हमने क्या किया, धनु लग्न लिख दिया 9 नंबर, और उसके बाद बाकी राशियां लिख दी, क्योंकि इसका सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, ये फिक्स है। 9 के बाद 10 आएगा, फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जैसे इसमें धनु लगना आई, तो ये कैसे तय हुआ कि धनु लगना है इसमें? तो ये तो हमने लग्न में निकालना सिखाया था, उसको एक बार फिर से बता देंगे। हल्का से revision दीजिए, धनु लगना आई तो कैसे टाइमिंग के हिसाब से आती है? नहीं, डेट और टाइम के हिसाब से लग्न निकालते हैं। अच्छा, हाँ। जैसे जब कुंडली में हमने बताया था कि लग्न कैसे निकालते हैं, अभी बहुत अभी ये मतलब रात को 9:30 से 11:30 के बीच में बताया था नवा। अभी दिल्ली दूर है बहुत, क्योंकि अभी बेसिकली एकदम ठीक है। ये हमने शुरू में भी कहा था कि जो जब समय लगेगा, ये हलवा नहीं चीज है, वही इतना करना आसान सस्ते भी नहीं है। करना है। हाँ, क्योंकि जित- नहीं नहीं चलो ठीक है। नहीं, करेगा इसलिए एक तो सबके ऊपर जिम्मेदारी बहुत लगी है ना, सबसे बड़ी बात ये है। ये चीज बता दो, जैसे बताया मंगल पहला है, शुक्र दूसरा है, तीसरा कौन है? राशि बताओ, तीसरी राशि मिथुन है, मिथुन, बुध। हाँ। मिथुन तीसरा राशि मिथुन का है। स्वामी बुध होगा। फिर कर्क है, फिर सिंह है, हाँ, फिर पहले कन्या है। 12 राशियां याद हो। चौथे में क्या है? चौथे में रहेगा वो कर्क है, कर्क है, है उसका पांचवा स्वामी, चंद्र, स्वामी होगा। चंद्र होगा। सिंह का सूर होता है। कर्क का चंद्रमा, ग्रह देख रहे हैं। हाँ, अच्छा ये वो जैसे पूछ रहे हैं। किसी का जन्म पांचवें का दिन के सूर्य हो समय गया। हुआ होता है ना, होता है कि समय हाँ, बाद ठीक है। वो आप ले लीजिएगा, अभी चलेगा? ठीक है, रात के समय हुआ तो क्या फोटो खींच हाँ, लीजिएगा। हाँ, वैसे मतलब उसका है। बुध का। ये आप बुध का लीजिए। सब कुछ बता। अच्छा ये बनाया मैंने। आप जो है जैसे शुरू से ही लाइन से लेके 1 से 12 तक का फटाफट निकाल लीजिए। ऊपर ये राशि लिखी है सारी, ये उसके स्वामी लिखे हैं लाइन से। अच्छा चलो देखो, हाँ अब गुरु जी को सबसे पहले 9 ग्रह मालूम है पक्के, 12 भाव 12 समझ राशियां गए भी पच्चीस। कि 12 भाव फिक्स हैं हाँ फिक्स। ना। दूसरा भाव हमेशा दूसरा है, 9वां भाव हमेशा 9वां है, वो फिक्स है। गुरु जी राशियां फिक्स है। इस बार जो है हाँ। भाव और राशियां ये सब आप जो है दे दीजिए कि अगले बुधवार को टेस्ट लिया जाएगा। हाँ आप लिखा के सबसे लिखाएंगे हाँ, और कॉपी को चेक करेंगे, सही बात। क्योंकि तब तक कृपा बनेगी नहीं जब तक ये होगा। ठीक है, तो आदमी तन मन धन से लगेगा। अभी इसका किसी को- मतलब है कि आप जब अगली बार आना, तो सबके वो जमा करा के एक एक पेपर हाँ, दे के आप इसमें लिखेंगे, ये लिखो, हाँ, फिर वो सब लोग सबमिट करेंगे। उसमें क्या करना है, 12 राशियां, बस अब ये बता दी क्या क्या पढ़ के आना है। हाँ वही लीजिए। बस सबसे पहले 12 राशियां हैं? और 12 राशियां और इसके स्वामी, ठीक है, ये आपको मालूम ही होने चाहिए। हाँ 12 राशि 12 स्वामी, ठीक है। लाओ। 9 ग्रह, 9 ग्रह, उच्च नीच, तो हमें मतलब ये नक्षत्र वगैरह तो एकदम, नक्षत्र तो भी पल्ले न पड़े। चलो यहाँ से चालू। 12 राशियां, 9 ग्रह, उच्च नीच, तत्व। तत्व भी यहाँ पढ़ चुके हैं। तत्व एलिमेंट याद है? हाँ, तत्व भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद नक्षत्र पे पहुंच जाएंगे। अगर इतना हम लोग को आ गया तब हम नक्षत्र की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बिना नक्षत्र की ओर जा ही नहीं सकते। तो 12 राशियां, उसके स्वामी, 9 ग्रह, उच्च नीच, तत्व, और ये जो वो जो 12 राशियों में जो आपने वो वहाँ जो है ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग, चलो ज्योतिर्लिंग वहाँ भी पढ़ पहुँचा सकते हैं आप। लेंगे। चलो ज्योतिर्लिंग का कोई कोई क्लियर है इसलिए बता रहे ये नहीं याद है। कर रखा है आपने ना उसको। सबसे पहले आप सबकी राशि देखते सबसे पहले ज्योतिर्लिंग पहुंचाएंगे। हाँ। तो ये तो हमने छोटी तो बात जाके है। पहुँचा भी दिया। 12 राशियां, 9 ग्रह, उच्च नीच, तत्व, और देखो पहले क्या क्या पढ़ाया गया है। आप जो जो बताइए। पढ़ाया गया है
वो सब याद कर लें पहले, फिर आगे बढ़ें। भाभी आपने तो पूरे नोट बनाए थे, क्या क्या पढ़ाया गया देखिए। अच्छा पिछली बार कोई आया था जो यहाँ पे जो बैठी थी, वो बहुत जानकारी थी। जो हाँ, यार वो- बोर्ड पे, प्रिंसिपल वो जो हाँ वो नहीं आई है। हाँ, उनको स्टूडेंट में वही आपके स्टूडेंट अच्छे हैं। अरे सब हम लोग अच्छे के हो ऊपर जाएंगे। कृपा बनी नहीं अच्छे से भगवान चार्ट की। बोर्ड बना कर टेबल बना रखा था। हाँ वो जो काफी है तैयारी उन्होंने कर रखी काफी है। तैयारी कर रखी है। 9 भाव नक्षत्र भी बताया गया था। जिस पर कृपा होगी वो जल्दी सीखेगा। वैसे 9 ग्रह हो गए। नक्षत्र भी भैया उसे ले सकते हैं। हाँ अभी ले रहे हैं, पहले 9 ग्रह देख लो, हाँ 9 फिर 12 राशियां हो गई, 12 फिर 12 भाव, 12 भाव हो गए। पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा भाव है देख हाँ। लेना, ठीक है। ठीक। इसके बाद तुम्हें बताना है 12 भाव से क्या क्या देखेंगे। 1 2 3 4 12 भाव मालूम है। अब- पहले अब भाव से क्या- क्या देखेंगे, हाँ। दूसरे भाव से क्या देखेंगे, तीसरे भाव से क्या देखेंगे, ऐसे 12 भाव से क्या क्या देखा जाएगा। हाँ, ये भी है। खाली ये मोटा मोटा पूछेंगे है? और जितनी राशि सबकी दृष्टि नहीं ये समझ गए ना 12 भाव से क्या देखना है। हाँ। समझ गए, हाँ। अच्छा इसके बाद हम क्या देखेंगे, दृष्टियां हाँ। ना, ऊंच नीच ना। ऊंच नीच दृष्टि, सातवीं दृष्टि सबके किसके पास कितनी दृष्टियां हैं, अच्छा दृष्टि, हाँ वो भी देखेंगे। दृष्टियों पे बात कर लेंगे ना। लंबा बड़ा लंबा। उसमें सब है वो नहीं है क्या व्हाट्सएप पे सारा नोट्स है जो किस सही बात है। दृष्टियाँ कहाँ पर आएगी? नहीं पढ़ाई एक दिन बताया था कि हाँ तो हम नहीं आए थे, तो बाद में आए थे। आगे भी तीसरी क्लास होगी ना, हमसे पहले कुछ अभी लेकिन हम बात में और उससे पहले 2 अभी पिछले की बात है नहीं आती थी। दृष्टि नहीं है। अभी दृष्टि क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को। दृष्टि एक बार रिवीजन जो है गुरु जी चाहिए। चलो दृष्टि का रिवीजन चाहिए, चलो देख, बाकी तो सब निपटा लिया जाएगा। बाकी आपने बताया है। मान लो कोई भी कुंडली है, गुरु जी का फोन आना है। हेलो हरिओम हरिओम जी, बहुत बढ़िया एकदम। ये हम अपनी कुंडली कैसे उसके साथ में ये है कि नए नए शब्दों का प्रयोग मैं प्रयास किया जा रहा है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? प्रयास खूब किया गया, ऐसा नहीं। जय भाव सब पहले हाँ आप देखो हम दृष्टियों की बात करते हैं, तो जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के पास 7वीं दृष्टि होती ही है। मतलब सूर्य के पास 7वीं दृष्टि है ना। मान लो सूर्य हमारी कुंडली में यहाँ बैठा है, लग्न में पहले भाव में, पहले भाव में लग्न में अगर सूर्य बैठा है तो इसकी 7वीं दृष्टि गिनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये 7वीं दृष्टि हमेशा एकदम अपोजिट उसकी 7वीं दृष्टि होती है। तो सूर्य लग्न में बैठा है तो यहाँ पे आ गई। मान लो सूर्य यहाँ पे बैठा हो ना, तो इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, ये इसके बाद सब गिनो, ये 1 हाँ अच्छा इसको 2 3 4 5 6 7, यानी 12वें भाव ना, 12वें भाव पे जाएगी इसकी 7वीं दृष्टि। ठीक, अच्छा सूर्य मान लो यहाँ पे बैठा है, तो 1 2 दो, 3 तीन, 4 चार, 5 पाँच, 6 छः, 7 सात, 8 नहीं, 9 7 दूसरे में, दूसरे घर में देखेगा। 1 हाँ 2 10 3 चार, 4 5 छः, 6 7, अच्छा 10 ठीक है। अच्छा अभी क्लियर नहीं हो रहा था, और क्लियर अच्छा ये दृष्टि
उठा लो तो दर्शन करेंगे। यहाँ ये निकल जाएगा, एक हफ्ता यहाँ करना पड़ेगा। उस दिन खाली लिखा दी थी दृष्टि का, तो बाद में बताएंगे, लेकिन आज नहीं आ रहा बताया भी था, है। उस दिन आए नहीं होगे ना तुम। आप नहीं आएंगे। आए थे। देखो ये हमेशा पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, ये 12 राशियां, 12 भाव समझ गए। ठीक। अच्छा, मान लो कि कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पे आएगी जरा बताओ। 74 37 04 ये सूर्य यहाँ बैठा है। 3rd हाउस में बैठा 74 74 37 सात नवे घर में इधर से 74 आएगी। 37 04 नवे देखो, घर में आएगी। पहला, हाँ, दूसरा, कहीं तीसरा, बैठे हैं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नवा भाव है, नवा घर हमको दिया। यानी 7वीं दृष्टि इसकी आई हाँ, 9वें भाव पे ना। अच्छा, सूर्य जो है यहाँ पे बैठा है 7वें भाव पे। पहले भाव से पहले भाव में। तो इसका मतलब है इसका सीधा अपोजिट यहाँ पे। पहले हाँ, ठीक है, सूर्य बैठा है 12वें भाव में, कहाँ पे जाएगी दृष्टि? 5वें पे आएगी। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये भी मान लीजिए 12वें पे बैठा तो ये भी एंटी क्लॉक ही चलेगी। हमेशा ऐसे ही चलेगा ना, हमेशा ऐसे चलना। ये जो राशियों का क्रम है, ये हमेशा यही क्रम बना रहेगा। ये यही बना है कि सूर्य जहाँ बैठेगा वहीं से चालू हो जाएगा। हाँ, मतलब कोई भी ग्रह जहाँ पे बैठा होगा उसकी अपोजिट 7वीं दृष्टि होती है ना। अभी तुम लोगों को गिनना पड़ रहा है, बाद में तुम देखते ही समझ जाओगे कि इस पे यहाँ दृष्टि। वो थोड़ा सा समझ में आ रहा है। केंद्र में देखिए तो जस्ट अपोजिट आ जाता हाँ। है, साइड में देखिए तो वहाँ पे साइड में आता है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग में आइए तो वहाँ बनता तो है। इसमें क्या करोगे, जब घर में बना बना के 2 4 से 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्या समझ गए कि सूर्य के पास एक 7वीं दृष्टि होती है और केवल एक 7वीं दृष्टि होती है। ठीक है, और चंद्रमा के पास साथ में एक ही होती है। एक ही दृष्टि। चंद्रमा को भी साथ में। दृष्टि याद नहीं है तो कुंडली देख ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। सूर्य चंद्रमा बुध के पास 7वीं दृष्टि। शुक्र के पास भी 7वीं। नहीं 7वीं सबके पास है। साथ में सबके पास भी होती है। तो इसका मतलब है कि आपने सूर्य की दृष्टि समझ गए ना। अब ये देखो, ये फिर 12 भाव बन रहे हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव है। ठीक है, ये 12 भाव हमेशा फिक्स रहेंगे। जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो 10वां भाव है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वो 12वां भाव है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा है वो 5वां भाव है। भाव हमेशा फिक्स है। इसका मतलब ये है कि अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो तो ये चंद्रमा के पास भी 7वीं दृष्टि है और केवल 7वीं दृष्टि है। तो ये इसकी 7वीं दृष्टि कौन से भाव पे आएगी? 1 2 3 4 5 6 8वां घर है। 7, यू नो 8वां भाव है। 8वां भाव है। 1 2 3 4 5 6 7। 7वां ठीक, 8वां भाव। अच्छा, चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, कष्टों का। कहाँ पे आएगी 7वीं दृष्टि? तीसरे भाव। तीसरे भाव। दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 ना। ठीक है, तो अब चंद्रमा की दृष्टि मान लो चंद्रमा 11वें भाव पे बैठा हो, 5वें भाव। 5वें भाव क्या है? 5वें पे। गिन लिया। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7। जस्ट 5वें पे बैठा होगा तो 11वें पे पहुंच हाँ। जाएगा, और 6 पे होगा तो वो 12वें पे पहुंच जाएगा। वहाँ पे हाँ। सीक्वेंस जहाँ से भी हो सीक्वेंस में 7 दिन। सीक्वेंस वो 12वें पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और तो इसका 12वें पे मतलब है पहुंच जाएगा। सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि क्लियर हो गई। अच्छा, अब मंगल पे आ जाओ। जो मंगल है इसके पास 7वीं दृष्टि तो है ही, चौथी और आठवीं। 4थी और 8वीं भी है ना। इसका मतलब है कि हम देखते हैं
अब हम काल पुरुष की कुंडली नहीं बना रहे, कोई और कुंडली बना रहे हैं। मान लो सिंह लग्न की बना रहे हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मंगल यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो मंगल की चौथी दृष्टि किस पे पड़ेगी? 11 पे 1 2 3 4 11 1 2 11वां 3 भाव 4, जितना है 11वें पे चौथी दृष्टि पड़ेगी। सातवीं दृष्टि किस पे आएगी? दूसरे पे, दूसरा भाव मतलब 10वां भाव दूसरे उसके जस्ट और आठवीं दृष्टि किस पे आएगी? आठवीं आएगी 11वें भाव 11वें भाव तीसरे नंबर है ना? तो इसके पास 3 दृष्टियां हैं, सातवीं तो है ही, चौथी और आठवीं भी है। तो ये मंगल हो गया। तो मंगल की दृष्टि समझ में आ गई। ये प्रैक्टिस करना है अभी, तुरंत। अभी हम देखेंगे और पूछेंगे और अभी बना के दिखाना। ठीक है, अब मंगल हो गया, बुध पे आ जाओ। बुध के पास केवल सातवीं दृष्टि ना, तो इसका मतलब है कि हमने कोई अब हमने क्या किया कि मान लो कन्या लग्न की कुंडली बनाई, तो लग्न में लिखेंगे 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। ठीक, बन गई। अब हम मानते हैं कि कुंडली में बुध यहाँ पे बैठा है, तो इसकी सातवीं दृष्टि कहाँ पे आएगी? 7 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 ना। अगर बुध जो है यहाँ पे बैठा है, तो अगर बुध 5वें भाव पे बैठा है, 11वां भाव 11वें भाव पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आएगी ना। अगर बुध मान लो तीसरे भाव में बैठा है, तो दूसरे पे 9वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। कहाँ पे आ गए? अरे 7 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ पे आए? 9वां भाव। तो इसका मतलब है कि अब इस तरह से आप दृष्टि देख सकते हो ना। अगर बृहस्पति है, तो बृहस्पति के पास सातवीं दृष्टि है ही, 5 और 9 भी है ना। तो इसका मतलब है कोई मार्कर और है क्या? इसमें जो कुंडली देखते हैं, ये कुंडली देखते हैं, चंद्रमा ये 9 मास है, ये हम लोग को पढ़ाया मुझे। इतना पढ़े रहते तो आप देखो, अब हम मान लो तुला लग्न की कुंडली बना रहे हैं, तो पहले नंबर पे लिखेंगे 7। ठीक है, फिर 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बृहस्पति यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहाँ पे जाएगी? 7 गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक सातवीं दृष्टि तो यहाँ पे आ गई। 8 9 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ गई, और 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 1 2 3 4 5, इसके पास 3 दृष्टियां हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? अब बृहस्पति हो गया, शुक्र के पास केवल एक दृष्टि है,
शनि के पास 3 दृष्टियां। 7 तो 7 3 10 7 3 10 तीसरी ठीक है, मान लो कि हम मिथुन लग्न की कुंडली बनाते हैं, तो लग्न में आया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। ठीक है, हम इसमें मान लेते हैं कि शनि यहाँ पे बैठा है, तो शनि की तीसरी दृष्टि कौन से भाव पे जाएगी? 11 1 2 3 ना, नवम भाव में तीसरी दृष्टि गई। अच्छा, सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? तीसरा जस्ट अपोजिट उसके ऊपर यहाँ पे सातवीं दृष्टि आ जाएगी। पहले और फिर 10वीं दृष्टि कहाँ आएगी? 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसकी 10वीं दृष्टि आ गई यहाँ पे, समझ गए? अब कौन बचा? राहु केतु। राहु केतु के पास बृहस्पति की तरह 7वीं 5वीं और 9वीं होती है। कुछ लोग केवल 7वीं मानते हैं, 5वीं 9वीं नहीं मानते ना। तो अब बात खत्म हो गई, इसका मतलब है आपको अब दृष्टियां मालूम हो गई। तो अब आप ऐसा करो, अपनी अपनी कॉपियों पे कुंडलियां बनाओ, 9 कुंडलियां बनाओ और उसमें अलग अलग 9 ग्रहों को बैठाओ और दृष्टियां शो कर दो कि कहाँ कौन सी दृष्टि किस पे आ रही। एग्जाम्पल देख लो, एक मान लो कि हमें सूर्य की दृष्टि दिखानी है, तो हमने मान लो कि कर्क लग्न की कुंडली बनाई। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। ठीक है, और हमने कहीं पे भी मान लो सूर्य बैठा दिया यहाँ पे, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि कहाँ पे आई? उसकी अपोजिट यहाँ पे, या गिनोगे तो 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ऐसे ही आप जो है 12 राशियां बना लो, 12 लग्नों की कुंडली बनाओ, 12 कुंडलियां बनाओ। एक पहली कुंडली मेष लग्न की होगी, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन। पहले 12 कुंडलियां बना लो ऐसे, पहली बनाओ मेष लग्न की, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, ऐसी 12 कुंडलियां बनाओ। जीरो कल सिखाया था सिखाया था ना। बनना है कि नहीं? मुझे ना लग रहा है कि वाकई पढ़ रहे हैं। पढ़ नहीं रहे, मक्कारी कर रहे हैं लग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मूवी बनाना है।
पहली कुंडली मेष लग्न की बनाना, दूसरी वृषभ की, तीसरी मिथुन की, ऐसे 12 राशियों की 12 कुंडलियां, 12 लग्नों की 12 कुंडलियां बनाओ। पहली कुंडली में लग्न में 1 नंबर लिखना है, वो मेष लग्न की होगी। दूसरी कुंडली में लग्न में 2 नंबर लिखना है, वो वृषभ लग्न की होगी। ऐसे ही तीसरी में 3 नंबर, चौथे में 4 नंबर लिख के पूरा सीक्वेंस में बाकी राशियां लिख दें। ऐसे 12 लग्नों की 12 कुंडलियां बन जाएंगी। एक चीज थोड़ा हमें हाँ, कंफ्यूजन बताएं। हो रहा है, वो तो दृष्टि वाला तो थोड़ा क्लियर हो गया था, लेकिन जैसे हमें ये आप बता रहे हैं तो हम किस तरह से उसको समझे कि कुछ हम नहीं, यहाँ पे 1 नंबर लिखिए, 2 3 4 5 6 7 अच्छा 12 कर दीजिए। तो हमेशा यहाँ पे- इसी में मतलब रहेगा, ऐसा तो है नहीं। नहीं, मेष हाँ, तो किस हिसाब से वो रोटेट होता है? आगे बताया तो यहाँ पे जब 1 नंबर लिखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा। हाँ, जब यहाँ पे 2 होगा तो फिर 3 4 अच्छा 5 अच्छा ऐसे ओके, अच्छा वो चीज। आगे सीक्वेंस में बढ़ेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 दे दो सबको उठा। भैया किसी एक ही की दृष्टि सब में या कि सबकी सब में अलग अलग? सबसे पहले सूर्य की सूर्य, मेष लग्न में सूर्य की दृष्टि दिखाई दे। सही है, 12 के बाद ये 1 हो जाएगा। बन गया। बन गया। अब जो पहली मेष लग्न की कुंडली बनाई है उससे सूर्य बैठाइए आप। गुरु जी 1 मिनट अभी सबकी बनी 2 मिनट। हाँ, बन जाओ, बना दो, आराम से जो बनी बना दो, दो भाई, चाय ब्याय ले लो आराम से, धीरे धीरे बोलो, जल्दी नहीं। भाई चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ले लीजिए। क्या है? हमारी भी नहीं आई हैं? ठीक है, बुलाएंगे। होता ही दूंगा तुम बिना चीनी पीते क्या? नहीं, हम सब पी बन गई, बना लो पहले, जो जब तक चाय लो। जब तक बना रहे हैं तब तक हमें प्रश्न सब पूछना। इस कुंडली इसमें कौन सी देखेंगे? इससे पहले ये है, ये कौन सी देखेंगे? ये लग्न कुंडली है, ये हाँ, ये चंद्र कुंडली है। अच्छा, यहाँ लिखा तो है लग्न कुंडली। हाँ, ठीक है, इसमें चंद्रमा ये बैठा है यहाँ पे। हाँ, तो ठीक है, वृश्चिक ये राशि। इसकी वृश्चिक राशि। हाँ। ठीक है, अब हमें इसका ये देखना है। मंगल 7वें घर में बैठा है, और साथ में तो मतलब है 7वें भाव से मंगली है। मंगली अभी पढ़ाया नहीं, तो पढ़ाएंगे तब देखना।
ये 2:23 लिखा है। नहीं, ये लिखा है 2 डिग्री 23 का। अच्छा, 2 अच्छा, चाय लीजिए, चाय आई है तो। अच्छा, लाल लिखा है। सूला का मतलब सूला। किसी को दिया नहीं है। नहीं हम ये सब सारे सूर्य, हाँ, दे दीजिए गुरु आप। चंद्रमा, राहु, ये सब ठीक। तू करनी। अच्छा हाँ, उनकी बिना चाय चीनी की मिल बन गई है। आप चाय नहीं पियेंगे? दही बिस्किट खा लिया। बिस्किट ले लेंगे। ले लीजिए, बाद में लीजिए, कल लीजिए। रख दो दे। ये इतनी मेहनत कर रहे आपकी बगैर चीनी नहीं, हमारे पास। इधर आपका ले कॉफी तो पियेंगी ना? कॉफी में से एक पैसा नहीं। आप अंकल की वो उनकी बिना चीनी की। अच्छा अब ये गुरुजी आ रहे हैं हमारे, हमने बताया था जितने पुराने लोग हैं सब आके मिल रहे हैं। हाँ। तो मतलब ये भी 15-20 साल पुराने कल मिल गए थे हनुमान सेतु पे मंदिर में। आज इनका बर्थडे भी है। गुरुजी जो आज हैं पांडे जी हैं, धीरेन्द्र पांडे, तो वो आ रहे हैं, उनका बर्थडे भी है। तो भाई पुराने लोग को मिलने की श्रृंखला भगवान ने बना रखी है, तो मिला दिया वहाँ पे।